जय श्री राम। जो व्यक्ति जितना ज्ञानवान बनता है या जितना बहादुरी दिखाता है, कभी कभी वो व्यक्ति वैसा होता नहीं है। लेकिन हमें उसके दिखावे में आकर के ऐसा लगता है कि नहीं भाई, ये बहुत बड़ा जानकार है, इसे बहुत सारी जानकारियां हैं। पर जब हम उससे उस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो पीछे भाग जाता है। और तभी हमें पहचान होती है कि ये व्यक्ति जानकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने देहात की भाषा में बोला जाए तो उसको लबार कहते हैं। ये सिर्फ लबार है, बाकी कुछ भी नहीं, ज्यादा जानकारी नहीं। ऐसा ही कुछ एक बहुत बड़े महानुभाव हैं जो संविधान के रक्षक, संविधान के जानकार, दलितों के बहुत बड़े मसीहा, प्रोफेसर भी हैं। सुनने में आया कि दिल्ली के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं, बहुत अच्छे जानकार। लेकिन एक छोटे से व्यक्ति ने उनको फोन करके पूछ लिया कि मैं आपसे संविधान आरक्षण के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, क्या आप मुझसे इस पर चर्चा करेंगे? उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। अब आपके मन में सवाल यह आ रहा होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूं और वह कौन व्यक्ति है जिसने उनसे संविधान पर चर्चा करने की इच्छा जाहिर की। वो बात मैं आगे बढ़ाऊंगा। उससे पहले मेरा सरकारों से एक बहुत बड़ा निवेदन है। निवेदन यह है कि इस देश की वर्तमान की जो राष्ट्रवादी सरकार है, वह हमारे जो संविधान की मूल प्रति है वह हमारे पाठ्य पुस्तकों में शामिल करे। हम हमारे देश का हर बच्चा संविधान को पढ़े, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई हो, ताकि सबको वास्तव में संविधान की जानकारी हो। जैसे हमें हमारे गीता, रामायण, महाभारत की जरूरत है, वैसे ही हमें हमारे संविधान के ज्ञान के बारे में जरूरत है। इससे हमारे मन में कोई व्यक्ति जो आकर के खड़ा होता है, यह कहता कि संविधान में ऐसा लिखा है, कोई व्यक्ति आकर के जब यह कहता है कि संविधान में ऐसा लिखा है, संविधान में वैसा लिखा है, तो यह मन में असमंजस या शंका जैसी स्थिति ना रहे कि हाँ वास्तव में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। क्योंकि अज्ञानता सबसे बड़ा दुर्गुण। हमारे वेदों पुराणों को न पढ़ने की वजह से कोई व्यक्ति आके हमें ज्ञान देकर चला जाता है, और ठीक वैसे ही हमारी संविधान की अज्ञानता, संविधान के पूर्ण ज्ञान न होने की वजह से हमें कोई व्यक्ति कुछ भी संविधान की कोई धाराएं बता के चला जाता है। अब आते हैं अपने विषय पर। तो मैं जिन महानुभाव की बात कर रहा हूं उनका नाम है लक्ष्मण यादव। लक्ष्मण यादव का एक छोटा सा वीडियो है, आप पहले उसको देख लीजिए। कि मूल भावना पर अब तक का सबसे करारा हमला है ये। संविधान ने हमें हक दिया है कि आरक्षण अब का मौलिक हक है। देख लो, असल में तुम हिंदू भी नहीं हो, दलित, पिछड़े, आदिवासियों, तुमको न पहले कभी उन्होंने हिंदू माना। तुम शंभुक के वंशज हो, तुम एकलव्य के वंशज हो, तुम पैर से पैदा हुए लोगो अकॉर्डिंग टू इनके ग्रंथ। हमारे पुरखे खप गए तब जाके आरक्षण मिला। ये आरएसएस के माफी वीर, ये माफी मांगते थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे। इनके जहन में मनुस्मृति है, हमारे जहन में संविधान है। आरएसएस मूलतः संविधान विरोधी एक, ये अपने आप को दलित का शुभचिंतक कहते हैं। अब दलितों के आदर्श किनको बना रहे हैं? शंभुक को, एकलव्य को। अब इनके दिमाग को आप सोचिएगा कि कितना लंबा खेल खेल रहे हैं। खुद यादव हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन हमें हमारा आदर्श अर्थात दलितों का आदर्श किसको बना रहे हैं? एकलव्य और शंभुक को। क्यों? क्योंकि इनका नैरेटिव इनको सूट करता है। लेकिन ये कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य को अपना आदर्श नहीं मानते, ये कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि यहां पर इनका जो नैरेटिव फेल हो जाएगा ना। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करने वाले कौन थे? चाणक्य। तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। ये अपनी विचारधारा को रावण से प्रेरित मान लेंगे, लेकिन भगवान राम को कभी नहीं मानेंगे। ये दलितों को महिषासुर से जोड़ देंगे, लेकिन माता दुर्गा का कभी सम्मान नहीं करेंगे। अब सोचिए ऐसे विचारधारा वाले लोगों का क्या कहा जाए। अब इनको जिन्होंने ललकारा, उन भाई का नाम है मधु पासवान। उनको किसी ने ऐसे वीडियो दिखाए और कहा कि भाई ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, कोई लक्ष्मण यादव हैं,
तो आप एक बार उनसे बात करके देखो। तो मधु पासवान भाई ने इनको फोन लगाया। अब इनके और मधु भाई की क्या बात हुई वो तो मेरे पास उसकी कॉल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 6 मिनट की इनकी दोनों की बात हुई। इन्होंने हाथ जोड़ लिया और कहा कि भाई हम तुमसे कोई बहस नहीं कर सकते। इसके पश्चात मधु भाई ने एक पोस्ट की फेसबुक में। मधु भाई ने लिखा कि उत्तर प्रदेश ईस्ट इंडिया वाले नंबर ने मुझे 27 मिनट 54 सेकंड तक गाली देकर अचानक दम भरते हुए बोला कि हिम्मत है तो लक्ष्मण यादव का नंबर लो और डिलीट करो। फिर क्या था, डायल कर दिया लक्ष्मण यादव को। जनाब 6 मिनट 31 सेकंड के चुनौती भरे वार्तालाप में ही बोले कि मधु जी आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं, हम क्यों आपसे संविधान, अंबेडकर या आरक्षण पर डिबेट करें। अब सोचिए डर किसको लग रहा है। हो सके तो आप भी डायल करके सवाल पूछ सकते हैं, ये मधु भाई ने कहा। अब मधु भाई ने ये पोस्ट करी तो लक्ष्मण यादव को मिर्ची सी लग गई, तो उन्होंने फिर डबल से मधु भाई को फोन किया और मधु भाई के और इनकी क्या बात हुई अब वो सुनिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। अब सुनिए क्या कह रहे हैं। जी 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 भ्राताश्री नमस्कार। मैं लक्ष्मण यादव बोल रहा हूँ। जी भ्राताश्री, उस दिन बात हुई थी मेरी आपसे। ये आपने फेसबुक पर क्या लिखा है? जी बिल्कुल, उस दिन तो आपसे मेरी बात हुई तो आपने यही कहा था। मेरा नंबर आपने सार्वजनिक कर दिया। मेरा सार्वजनिक हो गया सर, मैं भी रोता हूँ, मैं डेली गाली सुनता हूँ। किससे गाली सुनते हैं आप? वही जो मुझसे तकलीफ रखते हैं। तो आप मुझे तकलीफ दोगे ऐसे सार्वजनिक फोन नंबर करके? आप बताइए सर, खुलेआम खुलेआम जो मेरी माँ बहन करते हैं, मेरी सनातन क्यों कोई करेगा भाई? वो आप देखो ना, आप मुझे फोन किए, इतना अजीब सी पोस्ट लिखे कि जैसे लग रहा है कि मैं आपको धमकी दिया, मैं आपको बोला। ये धमकी भरा लहजा भी तो मैंने नहीं लिखा है, कितना शालीन भरे शब्दों में आपने ऊपर जो पैराग्राफ लिखा है जी कि कोई आपको माँ बहन की गाली दिया और 27 मिनट बात किया। हाँ वो दूसरा नंबर दो वो देखिए, आपने मुझे गाली नहीं दिया। उसको आपको अलग लिखना चाहिए ना। लोग ये पढ़ करके बोल रहे हैं कि आपने गाली दी है। नहीं तो मैं इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। मैं ये बता, सुनो ना, आप कौन हैं और आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? सरकार मेरा फोटो मेरा नंबर सब पब्लिक लिख दिया। क्या चाहते हैं आप? सरकार सारे पंडित तिवारी और ठाकुरों का फोन आ रहे हैं। सरकार तो इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, स्पेशली लोगों को समझा दूंगा कि गाली आपने मुझे नहीं दिया है। मैं उस पर बकायदा दो लिखो ना उसमें। आप उस पोस्ट को एडिट करो या अलग पोस्ट लिखो कि लक्ष्मण यादव ने आपसे कोई अभद्रता नहीं की और लक्ष्मण यादव के पास समय नहीं है, वो आपसे नहीं बात करना चाहते। इतनी बात तो हमारी आपकी हुई थी। जी 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 जी, मैं तो आपको हमारी और आपकी यही बात हुई ना कि मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, अभी नहीं मेरे पास समय है और मैं ये सब डिबेट नहीं करना चाहता। मेरा पक्ष जो है वो मैं अपना पब्लिक डोमेन में रखता हूं। लेकिन भ्राताश्री, लेकिन ज्येष्ठ भ्राताश्री, आप तो आए दिन सेमिनार करते हैं, बड़े बड़े सभाओं में आपको देखता हूँ सोशल मीडिया पर। तो आप कितने पक्षपाती हैं बाबा साहब के, संविधान के या फिर आरक्षण के? तो एक बताइए, आप इतने बड़े पैरोकार हैं, हिमायत करते हैं उस चीज के, उसी चीज पर मधु का चुनौती है। मैं आपकी चुनौती मतलब ऐसे मुझे बहुत सारी चुनौती आती है, फिर भी बताइए मधु का चुनौती मतलब से ये आपको तो कचोटना चाहिए था ना। मेरी चुनौती से तो आपको बहुत बड़ा दुख होना चाहिए था और मेरी चुनौती से तो आपके खून में उबाल आ जाने चाहिए थे। नहीं मैं नहीं करता, लेकिन वो उसे एडिट कर दें। आप उसे एडिट करके जो बात चाहिए उसको लिख दें, ठीक है? ठीक है, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि आप शालीन भरे शब्दों में आपका ये विचार था और आपने मुझे गाली नहीं दिया, इसके लिए मैं आप निश्चिंत रहिए, मैं बना दूंगा। ये उन दोनों के बीच के वार्तालाप। सोचिए, एक व्यक्ति पब्लिक डोमेन में सब कुछ बातें कर रहा, सारी बातें कर रहा, लेकिन एक जानकार व्यक्ति से जब बहस और तर्क संगत बातें करने की नौबत आती, स्थिति आती है, तो ये लोग डर जाते हैं। ये इनके वही अपना घिसा पीटा राग अलापते हैं
हमारे पास समय नहीं, हमारे पास ये है वो है, जैसी चीजों का जवाब देते हैं। अगर वास्तव में आपके पास ज्ञान है तो आप जवाब दीजिए ना। फिर आपने कहा कि हमें पाड़े ठाकुर तिवारी ये लोग आके गरियाते हैं। देखिए ऐसा है, जो ज्ञानी व्यक्ति है ना वो कभी किसी को गाली नहीं देता, जैसा कि मधु भाई ने आपके साथ किया। उन्होंने ना तो आपको गाली दी ना कुछ किया, लेकिन शब्द वो कह दिए कि शायद आपको शर्म से डूब मरना चाहिए और आपको किसी भी सेमिनार या पब्लिक डोमेन में खड़े होने का अधिकार ही नहीं है। अब आगे आपकी मर्जी। हमारी तरफ से मधु भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में एक उम्मीद भी करता हूं मैं आप लोगों से कि मधु पासवान जी का आप लोग हमेशा ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहेंगे, उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जय श्री राम।